वो मजदूर ही होता है जो किसी भी राज्य के विकास की नींव रखता है। वो मजदूर ही होता है जो कि देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कोरोना काल में मजदूरों का क्या हाल रहा, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल देव शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द CSR जर्नल। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त सुधीर बोबड़ी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का जब आगमन हुआ तो किस तरह से उनका पुनर्वसन किया जाएगा, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाएगा, कितने श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा जो श्रमिकों को खुले दिल से स्वीकार किया और उनके लिए बाकायदा एक श्रमिक आयोग का गठन भी किया। किस तरह से सारी चीज़ें ये काम करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोबड़े साहब हैं। डॉक्टर बोबड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल कि किस तरह से आप लोग जितने भी श्रमिक आए हुए हैं उनका पुनर्वसन करेंगे? भाई देखिए, सबसे पहले मैं CSR जर्नल का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने आमंत्रित किया। और अब मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हुए मैं, जैसा आप अवगत ही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या अन्य राज्य हो, NCR हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, यहाँ से जितने प्रवासी श्रमिक थे वो अधिक से अधिक श्रमिक हमारे पूर्वांचल में आ गए हैं। और हमने अभी लगातार शासन ने 3 विभागों ने इनका डेटाबेस तैयार करने का जिम्मा उठाया है। राजस्व विभाग, सेवायोजन निदेशालय और श्रमायुक्त संगठन। और वो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री समूह गठित किया था कि इन प्रवासी श्रमिकों को किस प्रकार से हम सेवायोजित कर सकते हैं। उसकी मई के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में लगातार बैठक होने के बाद ये मत स्थिर हुआ कि इसके लिए रोजगार एवं सेवायोजन आयोग का गठन करना चाहिए। और उसी के क्रम में आपने कल देखा होगा मंत्रिपरिषद ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पर ये पहला उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिन्होंने रोजगार एवं सेवायोजन आयोग का गठन किया है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो प्रवासी श्रमिक है जिसका डेटा बेस हमने क्रिएट किया है वो हमारा लेबर सप्लाई के रूप में है, और जो इंडस्ट्री लेबर डिमांड करेगी उस डिमांड और सप्लाई को मैच करने का काम ये रोजगार एवं सेवायोजन आयोग करेगा। सुधीर सर, आपने बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से बताया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइलों में दर्ज हैं, हर एक चीज़ प्रोसीजर हो रहा है। लेकिन एक मेरा सबसे बेसिक सवाल ये है कि चूँकि लॉकडाउन की मार ऑलरेडी प्रवासी मजदूर झेल रहे हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करके वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं, उनकी जेब में पैसा कब जाएगा, यानी कि उनको रोजगार कब मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इस कोरोना काल में जितने हमारे श्रमिक BOCW बोर्ड अर्थात बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स का जो वेलफेयर बोर्ड है हमारा, जिसको हम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार लाभकारी बोर्ड जिसका नाम है, उसमें जो पंजीकृत हमारे वर्कर्स हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री के आदेश में प्रत्येक माह पिछले 3 महीने से 1000 रुपये प्रति माह सीधे उनके अपने खाते में हस्तांतरित किया है। और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो इस वर्ष नवीनीकरण जिनका पंजीयन हो चुका है BOCW वर्कर्स का, ऐसे लगभग 20 लाख से ऊपर श्रमिक थे जो हमारे पास BOCW बोर्ड में पंजीकृत थे। तो राज्य सरकार का जो कहना था कि अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अधिक भुगतान करने का उद्यमी प्रयत्न करें श्रमिकों को, और तत्क्रम में कार्रवाई भी हुई। हमारे पास कोई शिकायतें ऐसी अधिक आई नहीं है कि भुगतान नहीं किया गया या मजदूरों को हटाया गया। और जहाँ पर ऐसी शिकायतें आई है वहाँ पर श्रमायुक्त संगठन के अधिकारियों के माध्यम से संराधन या कंसिलेशन के माध्यम से हमने दोनों का तालमेल बिठाने का प्रयत्न किया है, श्रमिकों का और उद्यमियों का, ताकि श्रमिकों को सर्वाइवल के लिए भुगतान हो जाए और उद्यमियों पर अनावश्यक रूप से अधिक भार न आए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब से ये परिस्थिति की शुरुआत हुई, जब से आपने स्किल मैपिंग की शुरुआत की, क्या लेबर्स को अभी जॉब मिली है? लेबर्स को ये अभी काम शुरुआत हो गई है। मैं आपको उदाहरण दूँ, कल ही मैं कानपुर मंडलायुक्त भी हूँ, तो कानपुर मंडलायुक्त के रूप में मैंने परसों कानपुर मंडल की इंडस्ट्री
यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, हमारे लेबर विभाग के अधिकारी और उसके साथ साथ उद्यमियों के प्रतिनिधि, उनके साथ भी मैंने बात की। और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर उनकी वेल्डर्स की डिमांड आई थी, तो वेल्डर्स की डिमांड आने के बाद सभी सूची उपलब्ध करा दी गई है। तो जो उद्योगों ने सीधे उनसे बात करना शुरू किया, जो उनके पात्रता के अनुसार या जो उनके स्किल मैपिंग के अनुसार जो उनको उपयुक्त लगे थे, उन श्रमिकों को उन्होंने लेना आरंभ कर दिया है। तो कुल मिला के एक प्रक्रिया शुरू हो गई है और धीरे धीरे मेरे ख्याल से जैसे जैसे क्योंकि इंडस्ट्री भी देखा हमने कि 20 से 40% कैपेसिटी पे चल रही है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री भी फुल फ्लेज कैपेसिटी पे आती जाएगी वैसे वैसे लेबर की डिमांड बढ़ती जाएगी और स्किल मैपिंग के माध्यम से जो हम स्किल मैप लेबर उपलब्ध कराएंगे उसके माध्यम से जो लेबर की डिमांड है वो इंडस्ट्री अपनी लेबर की डिमांड उसके हिसाब से पूर्ति कर दी जाएगी। एक सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश चूँकि आप पूरा लेबर देखते हैं, तबका देखते हैं, हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी रही है। उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। और ऊपर से इस लॉकडाउन में वो लोग वापस आ गए, करीबन 34 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई है। लगातार जो है वो श्रमिक आ ही रहे हैं, पहले से ही बेरोजगारी, ऊपर से और लोग आ गए और भार पड़ रहा है। इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं और किस तरह से इसको टैकल करेंगे? देखिए, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश हमेशा लेबर सरप्लस स्टेट रहा है और यहाँ से हमेशा लेबर बाहर काम करने के लिए जाता है। जब वापस आया है तो निश्चित रूप से लोकल स्तर पर थोड़ा सा दबाव या सामाजिक जो राजनीतिक जो वहाँ के समीकरण है उस पर थोड़ा सा प्रभाव निश्चित पड़ेगा। और जैसे एक एक्सपेक्टेशन था, ये अपेक्षित था कि इनके लौटने से ज़मीन के विवाद बढ़ सकते हैं, तो हमने देखा कि थोड़े बहुत ज़मीन के विवाद इधर बढ़े हुए हैं। लेकिन हमने राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन सबको सजग करके रखा था कि जैसे कोई भी ज़मीन के विवाद बढ़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए 5 भाई है, इसमें से 3 भाई बाहर काम कर रहे थे, लौट के आ गए, 2 भाई यहाँ पर ज़मीन का काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी काम करना अपनी कहा कि हमें ज़मीन पे काम करना शुरू करना है। तो ऐसे भूमि विवाद निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना थी, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने और राजस्व प्रशासन दोनों ने बिल्कुल अपनी तैयारी और सजग रहे थे, सतर्क रहे थे। और जैसे जैसे ऐसे विवाद कहीं आते हैं तो उसका समाधान तत्काल रूप से करने का प्रयास करते हैं। और बेरोजगारी का समाधान किस तरह से होगा? बेरोजगारी का समाधान मैंने जिसका मनरेगा के कन्वर्जेंस प्रोग्राम और स्किल मैपिंग के माध्यम से उद्योगों के साथ। लेकिन पहले से ही उद्योगों की कमी है यहाँ पर, बेरोजगारी है, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा। लेकिन ऐसे ना शासन की ये नीति भी है कि एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करना, दूसरी तरफ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना और अपना ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रवासी श्रमिक और निवासी श्रमिक दोनों को अपने यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं श्रमिकों की, तो जो मुंबई जैसे महानगर में 1000 रुपये दिन में कमाता था और यहाँ पर मनरेगा में वो 100 रुपये 200 रुपये अगर जो कमाएगा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर वो खुश रहेगा या फिर से वापस जाएगा? और उसको लेकर राजनीति भी हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ के प्रवासी मजदूर अगर फिर से वापस जाएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पर निश्चित बात करूँगा। कोई भी व्यक्ति एक रैशनल डिसीजन मेकर होता है। मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं, आपको 1000 रुपये मिलता है और यहाँ पर आप रहते हैं, आपको 200 रुपये मिलता है, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई में कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर कितनी है, इसको भी आप एज अ रैशनल डिसीजन मेकर आप इसको भी विचार करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अपने परिवार से दूर रहकर आपको कितना दुख होता है और आपके परिवार के पास रहकर आपको कितना सुख मिलता है, इसको भी आप अपने निर्णय में विचार करेंगे। इस प्रकार से 2 ट्रेड ऑफ्स आपके पास होंगे। जब भी कोई श्रमिक, उसको एक रैशनल डिसीजन मेकर इकोनॉमिक्स में समझा जाता है, तो वो ट्रेड ऑफ्स करेगा कि मुझे पास रहकर कम आमदनी और कम कॉस्ट ऑफ लिविंग में अपने परिजनों के साथ मिलकर कितना सुख मिल रहा है, और दूर रहकर ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग और परिजनों से दूर रहकर कितना मुझे दुख मिल रहा है, इस पर मेरा रिस्क कितना है, उसका मुझे रिटर्न कितना है,
उस पर वो ड्राफ्ट करेगा और उस पर अपना समुचित निर्णय लेगा। आप पूर्व उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर हैं। आप बैठकों का दौर हम आपके ट्विटर को फॉलो कर रहे थे तो देख रहे थे बहुत सारे ऐसे बैठक किए जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश के हैं, उनके साथ क्या तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है? क्या आप लोग उनको समझा रहे हैं कि हमारे जो लेबर्स हैं उनको आप अपने यहाँ पे रखें? किस तरह से आप लोग उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था तब सर्वप्रथम भारत सरकार ने यही चाहा था कि, और राज्य सरकार ने भी, कि जो श्रमिक काम नहीं आए, काम पे नहीं आएंगे उनको ये छुट्टी पे अवकाश पे माने जाएंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको वेजेस का भुगतान भी किया जाएगा। और उसके क्रम में मार्च 25 को जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो मार्च 25 से मार्च 31 का जो भुगतान था वो सभी इंडस्ट्री ने कर दिया। अप्रैल माह में अप्रैल माह का भुगतान जब मई में 7 तारीख तक करने की बात आ गई, तब ये हुआ कि जो जैसा जिसका सामर्थ्य है जिस इंडस्ट्री का, वो उस हिसाब से मिनिमम सर्वाइवल के लिए श्रमिकों को अपने स्तर से भुगतान कर सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि 12 जून को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रमिक और उद्यमी आपस में बैठकर कोरोना काल के भुगतान के बारे में आपसी स्तर पर तय कर लें, और इसके बारे में जुलाई के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित की। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई जिस तरह से आप लोग पॉलिसी बना रहे हैं, उम्मीद यही करते हैं कि श्रमिकों का इससे भला हो और उसे जल्द से जल्द रोजगार मिले। नमस्कार।